मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, और हौसला हो तो फासला क्या है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4। और जिन बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर नहीं देखा वो हमारे पेज पे विजिट कर सकते हैं और लेक्चर को देख सकते हैं। और आपको लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज के लेक्चर के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जो आपके क्लास 10th में दे रखे हैं। पहला कंपाउंड है एथेनॉल और दूसरा है एथेनोइक एसिड। सबसे पहले इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसके बाद इनकी रिएक्शंस देखेंगे। और अगर बात करें तो बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से यही वाला टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहला कंपाउंड जो कि है आपका, सबसे पहला आपका कंपाउंड क्या है, एथेनॉल। तो ध्यान से सुनो, एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। कैसे आया देखो ध्यान से। एथेनॉल का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो बोलोगे सर कार्बन, 2 कार्बन, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा क्योंकि यहां पर अल्कोहल है। यहां पर कितने हाइड्रोजन, बोलोगे सर 2, और यहां पर 3। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 2 कार्बन है तो C2H5। और इस OH को अलग से लिखा जाता है इसलिए ताकि हमें फंक्शनल ग्रुप क्लियरली समझ में आ जाए। बात करें प्रॉपर्टीज की एथेनॉल की, तो आपका एथेनॉल क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। दूसरा, एथेनॉल इज कॉमनली कोल्ड अल्कोहल, और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं। ठीक है, आपने एथेनॉल का प्रोडक्शन भी देखा होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें ईस्ट, जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, जिसमें क्या बनता था, आपका एथेनॉल बनता था। तो ध्यान से सुनो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एथेनॉल एक गुड सॉल्वेंट होता है। इसको हम इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह भी यूज करते हैं। एमसीक्यू के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, आपने टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9th में। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, आयोडीन को अल्कोहल में मिलाया जाता है और ये एज अ एंटीसेप्टिक यूज होता है। ठीक है, आपका ये जो अल्कोहल है, एथेनॉल है, ये सिरप्स में भी यूज होता है और बहुत सारे टॉनिक्स में भी यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में अल्कोहल को, डाइल्यूटेड अल्कोहल को, डाइल्यूटेड एथेनॉल को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे ड्रंकनेस, जिसे बोलते हैं नशा हो जाता है। इसलिए इसका सेवन क्या है, हमारे लिए हानिकारक है। समाज के लिए भी किसी को भी एक्चुअल में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, समाज एक गलत ही दिशा में जाता है। जहाँ पर लिखा हुआ है कि डाइल्यूट एथेनॉल को अगर कोई कंज्यूम करता है तो उससे क्या हो जाता है, नशा हो जाता है, ड्रंकनेस। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, अगर कोई प्योर एथेनॉल को ड्रिंक कर ले, प्योर एथेनॉल को एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोला जाता है। अगर कोई प्योर एथेनॉल को ड्रिंक करता है तो लीथल होता है। लीथल का मतलब क्या होता है, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, सफिशिएंट टू कॉज डेथ। तो इस वजह से किया क्या जाता है इंडस्ट्रीज में, उसमें एथेनॉल में, प्योर एथेनॉल में या तो मिथेनॉल मिक्स कर दिया जाता है या तो बेंजीन या कोई और सब्सटेंस मिक्स कर दिया जाता है ताकि इसका मिसयूज ना हो। अब अगली बात करते हैं हम इसके केमिकल रिएक्शन की। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे एथेनॉल का सोडियम के साथ। ध्यान से सुनो, ये आपका क्या है, यहां पर एथेनॉल, ये आपका एथेनॉल का स्ट्रक्चर है और यहां पर क्या है, OH। मैंने यहां पर मान लो सोडियम ऐड कर दिया। एक बात बताओ, यहां सोडियम किसको रिप्लेस कर सकता है, आप बोलोगे सर ये सोडियम रिप्लेस किसको करेगा, हाइड्रोजन का, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है। तो इस वाले हाइड्रोजन को ये सोडियम क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। और इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, CH3CH2ONA, और इसका नाम क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम होता है, सोडियम इथॉक्साइड। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात करें तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेट का मतलब क्या होता है,
डिहाइड्रेशन का मतलब आप लोग क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ से पानी का लॉस होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी के मॉलिक्यूल का लॉस। जैसे एग्जांपल के लिए क्या लिखा हुआ है, अगर हम एथेनॉल को 443 केल्विन पे अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इथीन मिलता है विथ द वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो ध्यान से होता क्या है, जैसे मान लो यहां पर आपका अभी भी एथेनॉल ही है, अभी भी हमारे यहां पर क्या है? एथेनॉल है। अगर यहां पर ध्यान से सुनो, अगर आप लोग यहां पर इसे हीट करते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 में, ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, इसका नाम आपको याद रखना है। तो होगा क्या? यहां से OH जाएगा और यहां से क्या जाएगा? H। तो क्या हो जाएगा बोलोगे सर? यहां से H2O निकल गया। इसके पास क्या बचा बोलोगे सर? इसके पास 2 हाइड्रोजन बचे और इसके पास 2 हाइड्रोजन बचे। क्लियर हो रहा है? देखो ध्यान से, मैं बोला वैलेंसी तो कब कंप्लीट हो नहीं रही इनकी, इन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो नहीं रही, तो इन दोनों की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहां पर क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। तो ध्यान से सुनो, जब भी आप डिहाइड्रेशन करते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, तो आपका एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपको रिएजेंट का नाम याद रखना है कि क्या होता है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एथेनोइक एसिड के बारे में। तो आपको क्लियर होगा एथेनोइक एसिड कैसे? तो बोलोगे सर एथेनोइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या होगा? 3 हाइड्रोजन। तो हम कैसे लिखते हैं इसके फॉर्मूला को? बोलोगे सर CH3COOH। ऐसे क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमें लास्ट वाले इससे पता चल जाए, क्लियर हो जाए कि कौन सा ये है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लैरिटी के लिए हम लोग ऐसे COOH को अलग लिखते हैं। ध्यान से सुनो, बात करें तो एथेनोइक एसिड, इसको कॉमनली एसिटिक एसिड ही बोला जाता है। ये भी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं 5 to 8% सॉल्यूशन लूं, यानी ये जो आपका एथेनोइक एसिड है, इसे अगर आप वाटर में मिला के सॉल्यूशन बनाओ, वाटर में मिला के सॉल्यूशन बनाओ और उस सॉल्यूशन में अप्रॉक्स 5 to 8%, यानी अगर मैंने 100 ml सॉल्यूशन लिया है तो उसमें 5 ml से लेकर 8 ml तक क्या होना चाहिए? एथेनोइक एसिड होना चाहिए, और बाकी क्या होना चाहिए? वाटर। अगर मान लो ये 5 ml से कितना? 8 ml, बाकी जो भी बचा आपका मान लो अप्रॉक्स 95 से लेके 92 ml तक आपका क्या रहेगा? पानी। तो ध्यान से सुनो, इसी को विनेगर बोला जाता है, हिंदी में बोले तो सिरके का पानी, जो सिरके में यूज होता है, पिकल में यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव। तो ध्यान रखना, एथेनोइक एसिड का हम यूज किस में करते हैं? प्रिजर्वेटिव में यूज करते हैं, पिकल्स वगैरह में। देखो लिखा हुआ है वाइडली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो होता है प्योर एथेनोइक एसिड का 290 केल्विन होता है। ठीक है, तो होता क्या है सर्दियों में? 290 केल्विन कितना हो जाएगा अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे डिग्री सेल्सियस में? तो आप बोलोगे सर ये लगभग -273 आप लोग अगर इसे कर देते हो तो ये कितना आ रहा है? 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ रहा है, क्योंकि आपको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना आता होगा। तो बात करें इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए होता क्या है, विंटर्स में ना ये फ्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। इसलिए इसका एक और नाम निकल के आता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, अगली बात करते हैं आपका जो एसिटिक एसिड या फिर जो एथेनोइक एसिड है, एक वीक एसिड होता है। जैसे आपने चैप्टर 2 में एसिड बेसिस सॉल्ट में HCl के बारे में पढ़ा होगा, H2SO4 के बारे में पढ़ा होगा। ये एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी अगर आप उसे पानी में डालते हो तो कंप्लीटली H+ में टूट जाता है, यानी H+ के आयंस बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पर एक कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं होता है। डिसएसोसिएट नहीं होता है, इसका मतलब H+ के आयंस बहुत कम मिलते हैं। अगर हम CH3COOH को वाटर में अगर हम डालेंगे तो आपको H+ के आयंस कम मिलेंगे, यही यहाँ पर वीक एसिड का मतलब है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन की। तो सबसे पहली रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है
और बहुत चांस है कि यही रिएक्शन आपको 5 मार्क्स में पूछी जाएगी। ध्यान से सुनो, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती तो होती क्या है, आपको स्टेटमेंट याद करनी है, इक्वेशन याद करनी है। देखो, एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ एब्सोल्यूट एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन ईस्टर। यानी ध्यान से सुनो, ये आपका क्या है, एथेनोइक एसिड। ये आपका क्या है, बोलोगे सर ये एथेनॉल है। किसके प्रेजेंस में होती है ये, किसी भी एसिड के प्रेजेंस में। तो मैं H+ से किसी एक एसिड को मैं डिनोट कर रहा हूं। तो बनता क्या है यहां पर, ध्यान से सुनो, जो कंपाउंड आप लोगों को दिख रहा है इसी का नाम क्या होता है, ईस्टर होता है। क्या नाम होता है, ईस्टर। देखो एक देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे मान लो यहां पर क्या है, COH डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इस साइड। क्लियर। यहां पर आपको पता है आपका क्या होगा, एथेनॉल होगा। तो COH, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। ध्यान से सुनो सभी लोग, ध्यान से सुनो, यहां से आपको क्या रिमूव करना है, OH रिमूव करना है, और यहां से H। क्लियर है। तो आप बोलेंगे सर जी बन क्या जाएगा, H2O। ठीक है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है और यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है इन दोनों का। अब होगा क्या, आप बोलोगे सर यहां पर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहां पर नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो आप इसको यहां पर अटैच कर दो। तो कैसे अटैच करोगे, देखो मैं पूरा एज इट इज इसको सेम टू सेम ड्रॉ कर रहा हूं। C, ये डैश से मैं हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, यहां पर O, और आपका क्या आ जाएगा, यहां से बॉन्ड ज्वाइन करना है तो C, ये लो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो CH3 COO, फिर इसके बाद फिर से CH2, फिर से क्या हो जाएगा CH3। यही आपका क्या होता है, ईस्टर होता है। बात करते हैं तो ईस्टर की प्रॉपर्टीज की। तो ईस्टर देखो ध्यान से, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जो कि यूज होता है किसमें, यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि सब्सटेंस ए जो फॉर्म हुआ है इसको हम किस में यूज करते हैं, परफ्यूम में, या फिर किसी भी, या फिर आपको बोल दिया जाता है कि जो भी सब्सटेंस ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए वो क्या है, ईस्टर है आपका। ध्यान से सुनो। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम इस ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो कुछ रिएक्शन होती है, कुछ आपको सब्सटेंस मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे, और इस रिएक्शन का नाम सपोनिफिकेशन होता है। क्या नाम होता है, सपोनिफिकेशन। ध्यान से सुनो, ऑन ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कलाई। सबको पता है एल्कलाई वो बेसिस होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक एल्कलाई है। तो क्या लिखा हुआ है कि ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, सपोनिफिकेशन, क्योंकि यहां पर जो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये किस में यूज होता है, सोप फॉर्मेशन में होता है। सोप फॉर्मेशन में क्या होता है, यूज होता है। तो ध्यान से सुनो, जैसे देखो आपको दे रखा है ये आपका क्या है, बोलोगे सर ईस्टर। ठीक है, तो जैसे आप NaOH डालोगे वापस से यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद ये जो OH पार्ट है वो इससे अटैच हो जाएगा, दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे और क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। अब बोलोगे सर जी इसका एक बॉन्ड टूट चुका है यहां से, तो आप बोलोगे सर एक नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ONA आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ध्यान से सुनो, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनोएट। मैं इसी के नाम लिखा है, इसी, ये दोनों नाम इसी के, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनोएट। और इसका नाम तो सबको पता होगा, इथेनॉल। इसका नाम क्या होता है, इथेनॉल। ठीक है, सोप्स के बारे में देखो लिख भी रखा है कि सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके या तो सोडियम आ जाए तो पोटेशियम आ जाए, तो वही क्या होते हैं, वही फॉर्मूला होता है कि इसका आपके सोप्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिएक्शन विथ बेस। मान लो
मान लो मैं डायरेक्ट आपके एथेनोइक एसिड को अगर मैं बेस से रिएक्ट करा दूं तो आप बोलोगे सर सेम चीज होगी। होगा क्या, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, OH और H मिलके क्या बना लेंगे, बोलोगे सर H2O। ठीक है, और ये वाला Na कहां पर जाएगा, यहां पर अटैच हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या बना, फिर से वापस से वही बना है सोडियम, या तो इसे इथेनोएट बोलो, या फिर इस इथेनोएट की जगह कॉमन वर्ड क्या यूज कर सकते हो, एसीटेट। क्लियर है। रिएक्शन हो कैसे रही है देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O और H था, यहाँ पर NaOH, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इसके साथ आके बॉन्डिंग कर लेगा और ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 COONA प्लस में H2O। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लो अगर आप इस इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराते हो। सोडियम कार्बोनेट आपका क्या होता है, Na2CO3, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, NaHCO3। तो ध्यान से सुनो, अगर आप एथेनोइक एसिड को रिएक्ट कराते हो कार्बोनेट से या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो आपको क्या क्या मिलता है, एक तो सॉल्ट मिलेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, जो सॉल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, क्योंकि हम लोग रिएक्शन किससे करवा रहे हैं यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या है आपका, यह आपका एथेनोइक एसिड, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपको पता है ये बॉन्ड टूट के सोडियम यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो H2O तो बनना ही बनना है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में जो ये है, ये टेस्ट भी है एथेनोइक एसिड और एथेनॉल को डिफरेंशिएट करने का, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि आपका जो एथेनोइक एसिड है, ध्यान से सुनो, जो आपका एथेनोइक एसिड है जब ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि CO2 गैस रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। बट अगर मैं एथेनॉल को अगर मैं इससे रिएक्शन कराऊं तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती। तो अगर आपको पेपर में आता है कि हम एथेनॉल को और एथेनोइक एसिड को कोई केमिकल टेस्ट, तो एक टेस्ट ये हो सकता है, अभी इस टेस्ट को आगे भी देखेंगे, क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग सोप्स और डिटर्जेंट्स की, कि सोप्स क्या होते हैं। अभी आपने देखा सोप्स क्या होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, बस वहां पर हाइड्रोजन की जगह क्या होता है आपका, सोडियम या फिर पोटेशियम होता है, सोडियम या फिर पोटेशियम होता है। तो देखो लिखा हुआ है कि ये सोप्स क्लीन कैसे करते हैं, जैसे सोप्स कैसे क्लीन करते हैं डर्ट और ऑयल को। तो ध्यान से सुनो, जो सोप्स होते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। इसमें दो एंड होते हैं, ध्यान से सुनो। देखो अगर मैं कोई भी एक नॉर्मल साइज सोप बना देता हूं, ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसके दो पार्ट हैं। देखो एक ये वाला पार्ट जो कि कार्बन वाला पार्ट है, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, और एक ये वाला पार्ट है, ठीक है, देखो एक ये वाला पार्ट है। तो आप बोलोगे ठीक है सर जी। तो ध्यान से सुनो, एक पार्ट इसमें क्या होता है, एक पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक और एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, यानी जो आपको दिख रहा है इस फॉर्मूला में। तो एक पार्ट जो इसका है, एक पार्ट एक्चुअल में हाइड्रोफोबिक है जो पानी से डरता है, और दूसरा पार्ट हाइड्रोफिलिक है जो पानी से क्या करता है, प्यार करता है। तो ध्यान से सुनो, जो आयनिक एंड होता है सोप का वो वाटर के साथ, जो ये वाला एंड है, ये वाला एंड हाइड्रोफिलिक होता है। फिलिक का वर्ड का मतलब क्या होता है, प्यार। तो ये वाला पार्ट करेगा क्या, ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, किसमें, वाटर में, जैसे दिख रहा होगा, देखो फिगर में दिख रहा है, ये Na+ किस में डिसॉल्व हो चुका है, पानी में डिसॉल्व हो चुका है। और जो कार्बन वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये जो टेल है इसकी, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, जो कार्बन वाला पार्ट है ये पानी से डरता है। तो जो पार्ट पानी से डरता है वो किस में जाके डिसॉल्व हो जाएगा, डर्ट या फिर ऑयल में।
तो देखो लिखा हुआ है द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विथ वाटर वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट्स विथ ऑयल। वो ऑयल से इसलिए क्योंकि उसे पानी से क्या लगता है, डर लगता है। ध्यान से सुनो, द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसिल्स। ऐसे देखो ये एक सोप का मॉलिक्यूल है, 2 3 4 5 6 ऐसे क्लस्टर ऑफ सोप के मॉलिक्यूल्स सेम ही प्रोसेस को करते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, मिसिल नाम होता है। क्या नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, मिसिल। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही ये मिसिल फॉर्म होता है, जैसे ही हम वॉश करते हैं और ऐसे झटके से कपड़े को क्या करते हैं, तो पानी के साथ साथ होता क्या है, आपका मिसिल भी बाहर आ जाता है और आपका ऑयल या फिर डर्ट बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, देखो लिखा होगा द सोप मिसल दस हेल्प्स इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स क्लीन। जैसे आप झटके से कपड़े को फेंकते हैं या फिर किसी भी ब्रश से रगड़ते हैं, तो होता क्या है, मिसिल के साथ साथ आपका डर्ट और ऑयल बाहर आ जाता है। क्लियर है। अब देखो आपका क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि सोप्स क्लीन कर रहे हैं तो फिर डिटर्जेंट की नीड क्या है, क्योंकि डिटर्जेंट अभी हमने पढ़ा था ना, सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ही यही है कि व्हाट्स द नीड ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट्स की नीड क्या है जब सोप्स थे। तो ध्यान से सुनो, एक्चुअल में दो तरह के वाटर होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर की बात करें, जो सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जिसमें झाग प्रॉपर बन जाता है, जैसे मीठा पानी, जैसे हम अगर बात करें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, तो एक होता है खारा पानी और एक क्या होता है, मीठा पानी। जो मीठा पानी है वो आपका सॉफ्ट वाटर है, और जो समरसीबल का पानी होता है वो क्या होता है, खारा पानी, तो उसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं। ध्यान से सुनो, जो हार्ड वाटर होता है इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की सॉल्ट्स होती हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम की सॉल्ट्स होती हैं। तो जब आप इसमें साबुन मिलाते हो तो होता क्या है, जो आयनिक एंड है ना, वो इस मैग्नीशियम सॉल्ट और कैल्शियम सॉल्ट से रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसको हम स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कम, प्रेसिपिटेट, एकदम क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, स्कम बन जाएगा, और आपका झाग नहीं बनेगा। जैसे देखो आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका सॉफ्ट वाटर है। सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या है कि यहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट्स नहीं है, कैल्शियम मैग्नीशियम की सॉल्ट्स नहीं है। तो इससे जब आप इसमें साबुन मिलाओगे, अगर इसमें आप सोप मिलाओगे, ध्यान से सुनो, अगर इसमें आप सोप मिलाओगे तो आपका सोप क्या बना लेगा, लेदर। लेदर का मतलब क्या है, झाग प्रॉपर। बट मैं बात करता हूं अगर आपका हार्ड वाटर है, इस हार्ड वाटर का मतलब क्या है, यहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट्स हैं। मान लो कैल्शियम सल्फेट हो गई, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गई, तो यहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट्स हैं। तो होगा क्या, जब आप इसमें सोप मिलाओगे, सोप तो हम इसमें ही मिलाएंगे, तो ये सोप इनसे रिएक्ट करके इनके साथ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाएगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्कम बोलते हैं। और फिर आपका साबुन हार्ड वाटर में साफ नहीं कर पाएगा। तो हमने बोला क्या, ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसको स्कम बोलते हैं, रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। तो आपका क्वेश्चन आएगा सर इस चीज से कैसे बचें, क्योंकि अगर स्कम फॉर्मेशन हो रहा है तो स्कम फॉर्मेशन को कैसे रोका जाए। तो ध्यान से सुनो, इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम किससे करते हैं, अंदर क्लास ऑफ कंपाउंड जिनको हम डिटर्जेंट बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट। देखो हमने चेंजेस क्या किए, ध्यान से सुनो, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। ये देखो ये आपका सल्फोनिक एसिड है, क्लियर है, या फिर अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं विथ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयंस, बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन लंबी लंबी चेन्स होती हैं। बस यहाँ पर फर्क क्या आ जाता है कि जैसे सोप्स में जो आयनिक एंड था वो मैग्नीशियम और कैल्शियम की सॉल्ट से रिएक्शन करके स्कम बना लेता था, यहाँ पर डिटर्जेंट जो है वो चार्ज एंड्स जो होते हैं आपके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखो लिखा हुआ है द चार्ज एंड्स ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म insoluble precipitates with the calcium and magnesium ions in hard water, thus they remain effective in hard water. Detergents are usually used to make shampoos and products of cleaning clothes. यानी इसी वजह से डिटर्जेंट्स
आपके हार्ड वाटर में वर्क करते हैं, क्योंकि इनके जो आयनिक एंड्स हैं वो रिएक्शन नहीं करते और स्कम फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनो। अभी इस थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, एक सोडियम कार्बोनेट टेस्ट था। दूसरा टेस्ट एक लिटमस टेस्ट। सबसे पहले लिटमस की बात करते हैं। लिटमस सबको पता है, एसिड और बेस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो ध्यान से सुनो, मान लो इसमें एथेनॉल है, इस वाली टेस्ट ट्यूब में क्या है, एथेनॉल है, ठीक है, और इस वाले में क्या है, एथेनोइक एसिड। तो नाम से क्लियर हो रहा होगा सर, एथेनोइक एसिड, ये एसिड है। तो ध्यान से सुनो, मैं यहां पर ब्लू लिटमस को लेता हूं। ध्यान से सुनो, ब्लू लिटमस, आपको पता है ब्लू लिटमस यहां पर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि एसिड में भी लास्ट में डी आता है, इसमें भी रेड में भी डी आता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ब्लू कलर किस में हो जाएगा, रेड में हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक एसिड है। बट सेम ही चीज़, मान लो यहाँ पर मैं ब्लू लिटमस ले रहा हूँ, ब्लू लिटमस की ड्रॉप, और यहाँ पर क्या आएगा, नो चेंज आएगा। तो पहला टेस्ट ये कर सकते हो आप लोग। दूसरे टेस्ट की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। फिर से वही बात करते हैं हम लोग। एक टेस्ट ट्यूब में मैं क्या डाल देता हूं, इथेनॉल, और एक में क्या डाल देता हूं मैं, एथेनोइक एसिड। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको करना क्या है, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट डालना है, NaHCO3। तो आपको पता है यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होगा। बट बात करें यहां पर अगर मैं डालता हूं NaHCO3, तो यहां पर क्या रिलीज होगा, CO2 गैस, और इस CO2 गैस को हम टेस्ट कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच कंपाउंड इन अ टेस्ट ट्यूब, एड टू इट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3, जो कि कंपाउंड ब्रिस्क एफरवेंस को देगा। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्योंकि एथेनॉल आपका NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं, आर दोज सब्सटेंसेस विच कैन गिव ऑक्सीजन, ठीक है, विच कैन गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और विच रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। एग्जाम्पल के लिए देखो, आपने जो चैप्टर में पढ़े, एक तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद द लिटमस पेपर रेड और ब्लू। आपको पता है जो आपके सोप्स होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेसिक नेचर में आपको पता है रेड से कौन सा कलर हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है, रेड लिटमस विल टर्न ब्लू बिकॉज सोप इज एल्कलाइन इन नेचर, और ब्लू लिटमस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। तो आप लोगों को पता है हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑन रिएक्टिंग विद सोप फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। स्कम फॉर्मेशन क्या करता है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप्स को क्या कर देता है, कम कर देता है हार्ड वाटर में। तो ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। एक लास्ट लेक्चर आएगा आप लोगों के लिए जो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होगा, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के देखेंगे। और ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं आपके। टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो भी नोट्स हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आगे की क्लास में।